नमस्कार दोस्तों। हैप्पी होली आप लोगों को हमारी तरफ से। आज होली था इसलिए हम कहानी अपलोड करने में लेट हो गए, लेकिन हम अपलोड ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। ये रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। कहानी पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। वहीं देवराज अर्जुन जी भी विनोद के साथ सुर मिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल विनोद, अभी अंजू का फोकस उसके कैरियर और पढ़ाई पर होना चाहिए। हम मामू बनने का इंतज़ार कर लेंगे। अर्जुन जी रागिनी का हाथ पकड़ उसे आराम से उठाते हुए कहते हैं, देव यार, अब मैं नहीं रुकूंगा। मम्मी ने कहा था टाइम से घर आने का। देव फुर्ती से अर्जुन जी के पास आकर रागिनी अर्जुन से पैर छूकर कहती है, जी जीजू, दीघर जाकर आराम करिए। आप बहुत देर से परेशान हो रहे हो। जीजू जी को अंकी को अर्जुन जी सधी आवाज़ में कहते हैं, नहीं देव, मम्मी के फैसले के विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर देसाई से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है और वैसे भी रागिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉमिटिंग और चक्कर आने ये नॉर्मल इशू है। इस फेस के डॉट बेरी। अर्जुन जी का हाथ पकड़कर कहते हैं, देव जी बिल्कुल जीजू। राज रागिनी के गले लग आदित्य से कहता है, दी यदि अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चलूँ आपके साथ। जीजू यार, दी को एक बार डॉक्टर से चेक करवा लें। इन्होंने जो खाया वो सब निकल गया। रागिनी राज को चिंतित देख हल्की मुस्कान लेकर कहती है, राज तुम्हारे जीजू ने कहा था ना, कोई टेंशन की बात नहीं। हम सुबह ही चेकअप करवा कर आए हैं। डॉक्टर आंटी ने कहा है कुछ दिनों की बात है, सब ठीक होगा। चलो तुम भी शीतल को लेकर निकलो, उसे भी आराम की ज़रूरत है। सेजल के गाल पर हाथ रखकर कहती है, गुड नाइट भाभी जान। अपना, देव का और मेरे भतीजे का ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं। वो अंजू विनोद को गले लगाकर अर्जुन जी के साथ अपने मम्मी पापा की तरफ चली गई। वहीं विनोद भी सबसे मिलकर अंजू को लेकर रूही विजय कांत के पास चला जाता है। अंजलि दीवान जी कृष्णा को पकड़ धीरे से कहती हैं, चाचू क्या हम थोड़े दिन आपके साथ। अंजलि के इस तरह कहते ही रूही की नज़रें विनोद से टकरा जाती हैं। पहली बार विनोद की आंखों में उन्होंने अंजू के लिए गुस्सा देखा। विनोद कुछ बोलता उससे पहले ही वो झट से अंजलि को अपने साइड कर हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, अंजू बेटा, यहाँ मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मित्तल साहब, हमें हमारी बहू की आदत हो गई है। जब तक मैं और विजय इसका मुस्कुराता चेहरा और इसकी खिलखिलाहट नहीं सुन लेते, हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। मेरा वृंदावन मेरी बहू की गूंज से खनकता है। अंजू आपसे मिलने आ सकती है, लेकिन मैं उसे रोशनी की डिलीवरी तक तो यहाँ नहीं छोड़ूंगी। अंजू बेटा, जब मेरी एक बेटी उसकी मॉम के पास आएगी तब दूसरी मायके जाएगी। विजय और मैं तेरे बिना नहीं रह सकते। अंजलि रूही को अपनी बाहों में कसते हुए कहती है, सॉरी मॉम, वो गलती। रूही जी उनकी पीठ सहलाते हुए धीरे से कहती हैं, बेटा जो बात है तुम दोनों के बीच उसे अपने घर जाकर सॉल्व करना। अभी मायके में हो तुम, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो और सबसे अच्छे से मिलो, नहीं तो तुम्हारा उदास चेहरा देख सब परेशान हो जाएंगे। अंजलि रूही जी को कसते हुए कहती है, जी मॉम। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहती है, चाचू चाची, अभी के लिए हमारा रुकना पोस्ट बॉन्ड। निशांत को देकर कहती है, एक अनखुचुरे 2 महीने और चैन से रह ले, फिर यहाँ आकर तेरी बैंड बजाऊंगी। अंजलि का इतना कहना हुआ कि ताई जी गुस्से से कहती हैं, अंजू बहू होश में रहकर बात करो। निशांत शर्मा परिवार के इकलौते दामाद हैं और तुम्हारे ताई जी की कड़क आवाज़ सुन सब हतप्रस से एक दूसरे को देखने लगे। वहाँ का माहौल एकदम शांत हो गया। अंजलि की सीटी पीटी गुम हो गई। वो नम आँखों से विनोद को देखती है, लेकिन विनोद उससे नज़रें मिलते ही मुंह फेर लेता है। जैसे अंजलि की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसके गोरे गाल पर आकर ठहर गई। माहौल को इतना भावुक और अंजू को भावुक देख ताई जी की बात पूरी होने से पहले ही रूही जी उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, दीदी, निशु दामाद हमारे और वीनू के हैं। अंजलि उनकी छोटी बहन है और ये रिश्ता उसका हमेशा कायम रहेगा। रोशनी से अंजू का ननद का रिश्ता निभाती है, वही बहुत है। ये इन दोनों भाई बहन का आपसी प्यार है। दोनों भाई बहन कैसे भी हंसी मजाक करें, इसमें बोलने का हक मैंने वीनू को भी नहीं दिया, तो प्लीज़ आप भी कुछ न बोले तो बेहतर होगा। अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहती हैं, मित्तल साहब अब आज्ञा दीजिए, जल्दी मिलते हैं। आपसे जमकर खातिरदारी करवानी है। दीवान जी भी अपने
चेहरे पर मुस्कान लेकर कहते हैं, जी बिल्कुल समझन जी। रोशनी को भी जब ये हॉस्पिटल लेकर जाएंगे आपको फ़ोन कर देंगे। अंजू के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा दिल छोटा नहीं करते, जब भी मन करे मुझे या अपने दोनों भाइयों में से किसी को भी फ़ोन कर लेना, हम अपनी बिटिया को लेने आ जाएंगे। विनोद जी, आपकी बार अंजू की फ्रांस से आने के बाद हमारी बिटिया को पूरे 1 महीने उसके मायके छोड़ेंगे, ये हमारा आदेश है। विनोद दीवान जी के हाथ थाम कर कहते हैं, जी बिल्कुल अंकल। अंजू जब बोलेगी मैं उसे खुद लेकर आपके पास आऊँगा। अंजलि को अपनी बाहों में लेकर कहता है, देव भाई, राज भाई, निशु यार टेंशन मत लो, आपकी अंजू ठीक है। अंकल एक्चुअली पिछले कई दिनों से अंजू अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। अगले वीक हमें फ्रांस निकलना है ताकि दी की डिलीवरी तक हम फ्री हो जाएं। बस इसी को लेकर दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। इतने दिनों से ऑफिस भी कम गई है और हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, भाई आपकी अंजू के खून में शॉपिंग की कमी हो रही है, इसलिए मैडम फ्रस्ट्रेट हैं। और कोई बात नहीं, भरोसा रखिए, मैं इसे संभाल लूँगा। देवराज विनोद की बात सुन मुस्कुरा उठे, लेकिन निशांत की गहरी नज़रें कभी भी अंजलि के चेहरे पर टिकी हुई थी। विनोद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, निशु कल ऑफिस में मिलते हैं, गुड नाइट। इतना बोल मीना के पास जाकर कहता है, मम्मी मैं हूँ अंजू के साथ, प्लीज़ आप ताई जी की बातों को लेकर टेंशन मत कीजिए। आप और पापा जाकर अपनी मेडिसिन लेकर रेस्ट करिए, टाइम काफ़ी हो गया है। मैं फ्रांस जाने से पहले अंजू को लेकर ज़रूर आऊँगा। मीना विनोद के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, खुश रहो बेटा, ध्यान रखना अंजू का। विनोद हल्की मुस्कान लेकर कहता है, जी मम्मी। इतना बोल रूही की तरफ देखता है। रूही विजयकांत का हाथ पकड़कर कहती हैं, चलिए विजय, दीदी को लेकर आइए, मैं रोशनी से मिलकर आती हूँ। विनोद तुम अंजू को लेकर घर पहुँचो, हम आते हैं। विनोद धीरे स्वर में कहता है, जी मॉम। इतना कहकर सभी से मिलकर अंजलि को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उनके निकलते ही अर्जुन जी भी रागिनी के साथ निकल गए। भरत, अनिकेत, अक्षत, लड्डू, अंकिता तो डिनर करते ही निकल गए थे। मीना मनोहर के रूम में जाते ही देव कृष्णा को चिंतित देखकर कहते हैं, मम्मा अंजू की टेंशन मत लीजिए, बेनू है उसके साथ। कृष्णा राज का हाथ पकड़कर व्याकुल होकर कहती हैं, बेटा आज पहली बार अंजू ने यहाँ रुकने की बात कही है। मेरा मन कहता है वो परेशान है किसी बात को लेकर। निशांत भी कृष्णा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, भाई मम्मा सही बोल रहे हैं, जब से वो यहाँ आई है मुझे भी कुछ अलग अलग लगी। मैंने विनोद से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मुझसे भी वही कहा जो पापा आपको कहा। भाई हम बचपन से इसे जानते हैं, अंजू पढ़ाई या प्रोजेक्ट को लेकर टेंशन में नहीं है। जरूर ताई जी ने कुछ कारनामे। दीवान जी सख्त लहजे में कहते हैं, निशु बिहेव योरसेल्फ, अपने से बड़ों से किस लहजे में बात करते हैं, भूल गए क्या? चुपचाप जाकर रोशनी को संभालो, अभी बड़े मौजूद हैं तुम्हारे ऊपर। भगवान न करे कोई बात हो, और अगर होती भी है तो दीवान मित्तल के होते उसके बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। जब विनोद ने आश्वासन दिया है तो पहले उन्हें देखने दो, हो सकता है कृष्णा बच्चों की आपस की बात हो, थोड़े दिन देखो, उसके बाद ये ज़रूरत पड़ी तो हम बोलेंगे। नाजुक रिश्ते में बंधे हैं हम निशु, जल्दबाजी में ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, समझे? निशान धीरे से कहता है, सॉरी पापा, आप सही हैं, गुड नाइट भाई भाभी। इतना बोल अपने रूम में चला जाता है। दीवान जी राज शीतल को देकर कहते हैं, बेटा शीतल को लेकर निकलो, ठंड भी बढ़ रही है, ऊपर से दोनों थके हुए हो, आराम करो जाकर। अनी बता रहा था परसों से स्कूल ज्वाइन करना है। शीतल धीरे से कहती है, जी अंकल, बस कल तक लीव है। सेजल देव के गले लगकर कहती है, बाय दी जीजू। सेजल शीतल का गाल चूमकर कहती है, बाय छोटी, राज भैया ध्यान रखिएगा इसका। राज मुस्कुराते हुए कहता है, सेजल बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बहन को जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जाओ अब तुम भी रेस्ट करो, देव परसों थाने में मिलता हूँ, दे ड्यूटी है मेरी। देवराज को गले लगाकर कहता है, चल आराम से गाड़ी चलाना और घर पहुंचकर मैसेज कर देना, गुड नाइट। राज मुस्कुराते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा, बाय, चल अंदर जाए, इतना बोल शीतल को लेकर निकल गया। विनोद की गाड़ी आज हवा से बातें कर रही थी। अंजलि नम आँखों से विनोद को देख उसका हाथ पकड़कर कहती है, हनी, धीरे, कि एकदम से
उसके आगे के शब्द गले में अटक गए। वो कांपती आवाज़ में कहती है, हनी। मित्तल मेंशन से निकलते ही विनोद की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। विनोद सामने देखकर गाड़ी जरूर चला रहा था, लेकिन उसकी तिरछी निगाहें अंजलि पर ही थी। अंजलि की आंखों में झिलमिलाते आंसू देख विनोद का मूड और खराब हो गया। अंजलि अपनी नम आंखें लिए विनोद की तरफ देख उसका हाथ पकड़कर कहती है, हनी थोड़ा धीरे, कि एकदम से उसके आगे के शब्द गले में अटक गए। बड़ी मुश्किल से वो कांपती आवाज़ में, हनी। अंजलि की आंखों में आंसू और उसकी कांपती आवाज़ सुन विनोद ने गुस्से में आकर गाड़ी को मार्टिन ब्रिज की एक साइड लेकर अपने पैरों को सीधा ब्रेक पर रख दिया, जिससे गाड़ी चरचराती हुई झटके से वहीं जम गई। विनोद को पहली बार इतने गुस्से में देख उसकी एंग्री बर्ड की जान हलक में आ गई। वो तुरंत विनोद की बाहों को पकड़ सुबकते हुए कहती है, हनी प्लीज गुस्सा मत करिए। अंजलि का हाथ झटक विनोद जोर से अपने हाथों को स्टीयरिंग पर मारकर कहता है, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं अंजू, मेरी वही बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ पड़ती है। आजकल तुम्हारा दिमाग वही सोचता है जो सामने वाला तुम्हें दिखाना चाहता है। अपनी लाइफ को लेकर हर वक्त तुम निगेटिव सोचती हो। मुझसे ज़्यादा अब तुम्हारे लिए दूसरों की बातें अहमियत रखती है ना, तो ठीक है, अब तुम उन्हीं के बारे में सोचो, खूब आंसू बहाओ, करो अपनी तबीयत खराब और मुझे भी बेचैन करो। विनोद उसकी आंखों के आंसू अपनी उंगली से साफ कर गंभीर आवाज़ में कहता है, सोचो अंजू, जितना गलत सोचना है खुद के लिए उतना गलत सोचो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। 50 बार समझा दिया तुम्हें। जब तक तुम्हारे डिप्लोमा के 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं पड़ता। पता नहीं तुम लड़कियों का कुछ समझ नहीं आता। शादी होते ही दूसरे की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुद इतनी जल्दी इनसिक्योर हो जाती हो ना कि पूछो मत। अरे यार, साल नहीं हुआ हमारी शादी को और तुम्हें बच्चे की पड़ी है। उम्र देखी है अपनी। इस उम्र में लड़कियां अपने सपनों को, करियर को लेकर पॉजिटिव होती हैं और तुम लोगों की बातों को तजव्वुद देकर खुद का और अब सबका जीना मुश्किल कर रही हो। इतना समझा दिया, हमारे अंदर कोई कमी नहीं। समय आने पर हम माँ बाप जरूर बनेंगे। लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। विनोद गहरी सांस लेकर कहता है, अंजू तुम बनो लोगों के सामने कमज़ोर, ताकि उन्हें तुम्हारी दुखती रग पर वार करने का मौका मिले। करो अपनी हंसी खेलती ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ अंजू। अब नहीं रोकूंगा तुम्हें। बच्चे चाहिए ना तुम्हें, करनी है ना तुम्हें लोगों की ख्वाहिश पूरी, तो ठीक है। अपने शरीर, अपने कैरियर, अपने सपनों की तिलांजलि देकर खानदान की अच्छी बहू बनो और माँ बनने का गौरव हासिल करो। कल दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से आ जाऊँ फिर। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी विनोद शर्मा जल्दी ही पूरी कर देगा, क्योंकि मैंने शादी का बंधन नाम मात्र का नहीं जोड़ा था तुमसे। प्रेमिका से पत्नी बनी हो तुम मेरी। और अंजू, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि मेरे प्यारे एहसास भी हैं जो तुमसे रूह तक जुड़े हैं। अब तुम्हारी बात का मान जरूर रखूँगा। कल ही मैं फ्रांस की टिकट कैंसिल करा यूनिवर्सिटी में मेल कर तुम्हारा फर्स्ट ईयर ड्रॉप करवा देता हूँ। अब ठीक है ना। विनोद की बातों से अंजलि के आंसू दुगने वेग से बहने लगे। विनोद उसे यूं रोते देख विचलित हो अपने सीने से लगा लंबी सांस लेकर कहता है, रोना बंद करो अंजू, नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। हम अभी मित्तल मेंशन चल रहे हैं। रुकना चाहती थी ना तुम अपने मम्मी पापा, चाचू चाची, भाई के पास, तो चलो मैं खुद छोड़ कर आता हूँ तुम्हें। शायद तुम मुझसे ज़्यादा सुकून तुम्हें वहाँ रहकर मिलेगा। अंजलि उसे लिपट कर कहती है, नहीं बीनू, वो। विनोद गंभीर आवाज़ में कहता है, इट्स ओके अंजू, ये तुम अपने मायके रहकर खुश रहती हो तो मंजूर है मुझे तुम्हारा वहाँ रुकना। चलो अभी छोड़ दूँ तुम्हें। इतना बोल गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि अंजू गाड़ी बंद कर विनोद की बाहों को कसकर थाम लेती है। अंजलि सुबकते हुए कहती है, बीनू, ये आप क्या कर रही हैं। विनोद हल्के स्वर में कहता है, अंजू, वही जो तुम चाहती हो। शायद मॉम डैड या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई जो आज तुमने सबके बीच हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। विनोद की बातें सुन अंजलि बेचैन होकर कहती है, बीनू आप गलत। विनोद उसकी आंखों में देख गंभीर आवाज़ में कहता है, आज की हकीकत यही अंजू, तुम्हें क्या लगता है
किसी ने तुम्हारी सूनी आंखें और आवाज़ का कंपन महसूस नहीं किया? अरे जब तुमने मित्तल मेंशन में रुकने का कहा ना, तब तुम्हें यूँ विचलित देख सबकी निगाहें तुम्हारे मॉम डैड और मुझ पर थम गई। बीनू अंकल और तुम्हारे सब भाइयों की नज़रों में जो बेचैनी और अनकहे सवाल मैंने देखे ना अंजू, वो तुम देख ही नहीं पाई। यदि मोम ने इन वक्त पर बातों का रुख मोड़ माहौल को संभाला नहीं होता, तो आज विनोद शर्मा सबकी आंखों में उमड़ते सवालों को देख शर्म से खुद की नज़रों में गिर जाता। अंजलि विनोद का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, बीनू आप अपनी अंजू को समझ। विनोद बेचैन होकर कहता है, मैं नहीं अंजू, तुम मुझे नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया कि बात जब बेडरूम से बाहर निकलती है ना, तो लोग को रिश्ते पर, परिवार पर, सास ससुर पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। लेकिन तुमने आज जरा सी नादानी से हमारे रिश्ते पर, मॉम डैड पर, अपने पति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इतनी समझदार होकर आज तुमने गलती कर दी अंजू। अरे किसी ने तुमसे कुछ कहा भी था तो थोड़ा सा पेशेंस रखती ना, हम घर जाकर बात करते। लेकिन तुमने अपना सब्र खो दिया। मॉम डैड ने तुम्हें मुझसे और दी से ज़्यादा प्यार दिया है। लाडली हो तुम उनकी। अपनी परेशानी उनसे कह कर तो देखती। लेकिन तुमने तो आज कृष्णा आंटी के गले लग जो कहा, उससे हम सब टूट गए यार। उस वक्त मॉम डैड को इतना नर्वस देख मैं नजरें भी नहीं मिला पाया और मेरी बात नहीं सुनी तुमने अंजू। विनोद की तीखी बातें सुन अंजलि की हिचकियां बंधने लगी। विनोद उसे यूं रोते देख अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, भगवान के लिए चुप हो जाओ यार, वरना अंजू मैं अब कुछ गलत कर बैठूंगा। मेरी कसम है तुम्हें, जब एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से गिरा। अंजलि सिसकते हुए कहती है, हमें घर जाना है। विनोद गंभीर आवाज़ में कहता है, वहीं तो ले जा रहा हूँ तुम्हें। आंटी की गोद में सुकून से सोना अंजू, मैं नहीं। विनोद की बात भी पूरी होने से पहले ही अंजलि उसका चेहरा अपनी ओर घुमाकर गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, हमने अपने घर जाने की बात कही है हनी, समझे आप? वो घर जहाँ हमने डोली में बैठकर गृह प्रवेश किया है और जहाँ से हम आपके कंधे पर विदा। अंजलि की बातों को सुन विनोद का सिर घूम गया। गुस्से में लहराता हुआ उसका हाथ बेग से अंजलि के सीधे गाल पर जाकर रुका। वो उसकी गर्दन में हाथ डाल अपनी ओर करके गुस्से से कहता है, बहुत अनाप शनाप बोलना आता है ना तुम्हें। घर चलो तुम आज। जो लाइन तुमने कही है ना, एक बार मॉम डैड के सामने बोलना अंजू, फिर तुम्हें गुस्से की असली परिभाषा समझ आएगी। अंजलि अपने गाल पर हाथ रख नम आंखों से विनोद को देखती है और उसके गले लग फपकते हुए कहती है, सॉरी हनी, आपको पहली बार इतने गुस्से में देख डर गए, इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। हनी हमने गलत किया आज, प्लीज़ माफ़ कर दो, गुस्सा मत करो हम पर प्लीज़। अंजलि को इस कदर बिलखते देख विनोद की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे अपने सीने से लगाकर भावुक स्वर में कहता है, देखो अंजू, लोगों की बातों ने हमारे रिश्ते को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। वो तो बस शुरुआत है, अभी भी वक्त है यार, खुद को संभाल लो। ये तुमने दूसरों की बातों को खुद पर हावी होने दिया तो हमारा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा, वो भी बिना कोई वजह के। काम डाउन बच्चा, प्लीज़ रोना बंद करो। विनोद उसे अपने से अलग कर अंजलि के गालों से उसका हाथ हटा। जैसे ही अपनी नज़रें उठाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अंजलि के गोरे गाल पर विनोद की पांचों उंगलियों की छाप उभर चुकी थी। विनोद बेचैन होकर गुस्से में अपना हाथ डैशबोर्ड पर मारकर अपने बालों में अंगुलियां फंसाकर अधीरता से कहता है, आज क्यों नहीं अपने गुस्से पर काबू कर पाया विनोद शर्मा? दूसरे के किए की सज़ा मैंने अंजू को क्यों दी? वो अंजलि के गाल को अपने हाथों से सहलाते हुए गंभीर स्वर में कहता है, ताई जी बहुत सम्मान करता था मैं आपका, लेकिन आज आपने मेरी अंजू के दिमाग में जो कचरा भरा है ना, उसके लिए विनोद आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार बच्चे गलत हों, यदि बड़े भी गलती करते हैं तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए। कई बार आपकी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन कल आपको विनोद के सारे सवालों के जवाब देने होंगे। विनोद की लाल आंखों को देख अंजलि सिसकते हुए कहती है, हनी वो ताई जी। विनोद उसकी ओर घूम अधीरता से कहता है, अभी भी ताई जी इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में अंजू। अंजलि रोते हुए विनोद का हाथ पकड़ उसके सीने से लगकर कहती है, विनोद ताई जी की बातें सुन हम बेचैन। अंजलि को रोते देख विनोद
उसे अपनी बाहों में कसकर उसकी बैग सहलाते हुए कहता है, अंजू, लोगों की बातों का असर देख लिया ना, रात के 12 बजने वाले हैं। हम इस वक्त कहाँ और किस हालात में खड़े हैं। अंजलि उसके दोनों हाथ थाम कर कहती है, विनोद, हमें घर ले चलिए। विनोद एक नज़र उसे देखता है। अंजू के गालों पर पड़ी छाप देख वो फिर बेचैन हो उठा। विनोद उसके गाल पर हल्के से सहलाकर हाथों से कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, तुम्हारी गलत बात सुन गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा मेरा, लेकिन जो गलती की है मैंने उसकी सज़ा पाने को विनोद रेडी है। अंजलि उसकी शर्ट पकड़ अपनी तरफ करके भावुक स्वर में कहती है, विनू, हमने कहा ना, हमें अपने घर वृंदावन जाना है। अंजलि का मायूस चेहरा देख विनोद उसके सर से अपना सर जोड़ सिसक पड़ा। उसकी आंखों में आंसू अंजलि की गर्दन को भिगोने लगे। दोनों ही उस अंधेरी रात में वीरान ब्रिज पर गाड़ी में बैठे एक दूसरे को खामोशी से महसूस करने लगे। थोड़ी देर बाद विनोद अंजलि से अलग हो उसे आराम से बिठाकर पहले पानी पिलाता है और उसकी भीगी पलकों को पोंछकर अपने होठों से छूकर कहता है, घर तुम्हें इसी शर्त पर लेकर जाऊंगा अंजू, जब तुम वादा करोगी मुझसे कि अब ताई जी क्या किसी की फालतू को बातों को लेकर अपने लिए गलत नहीं सोचोगी। ये हमारी लाइफ है अंजू, इसे हम अपने ढंग से जिएंगे, लोगों के दबाव में आकर अपना रिश्ता खराब नहीं करेंगे। बोलो मंजूर है? अपना हाथ आगे करके कहता है, वादा करो अंजू। अंजलि भीगी आंखों से विनोद को देखती है और उसके हाथ को अपने हाथों में कसकर कहती है, गुस्से में ही सही, लेकिन आपने आज हमें अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन लेसन समझाया है, इसे हम ताउम्र नहीं भूलेंगे वीनू। वादा करते हैं आपसे, लोगों को तो छोड़ो, उनकी किसी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। सही कहा आपने, ये हमारी लाइफ है, इसे हमें अपने अंदाज में जीना है, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी हनी। विनोद उसकी अनकही भावनाओं को बखूबी समझ गया। वो अपनी एक भौं ऊपर करके कहता है, नहीं सुधरेगी तुम। अंजलि हल्की मुस्कान लेकर कहती है, जब हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम अपनी जिद पूरी करके रहते हैं। हनी प्लीज, वो बड़ी बात है हमसे उनकी करनी उनके साथ, हम बहुत छोटे हैं, सोचे करें आपने ताई जी को कुछ कहा तो मॉम डैड की परवरिश पर सवाल उठेंगे। क्या आप एकदम से बोलते हुए अंजलि की जुबान रुक गई। वो हकलाते हुए कहती है, हनी आप ऐसी क्या? विनोद उसे गहरी सर्द नज़रों से देखते हुए कहता है, इतनी समझदारी थोड़ी देर पहले कहाँ गई थी अंजू। अंजलि विनोद का हाथ अपने सर पर रखती है कि विनोद फुर्ती से अपना हाथ खींच उसकी नाक खींचते हुए कहता है, दूसरे गाल को भी लाल करवाने का मूड है क्या? अंजलि उसकी आंखों में देख नशीली आवाज़ में कहती है, बिल्कुल है पतिदेव, लेकिन इस बार थप्पड़ की गूंज नहीं, आपके सुलगते लबों की कशिश चाहिए हमें, और वो भी जब तक हमारा मन नहीं भर जाता आपकी करीबी से, और यही आपकी सज़ा है। अंजलि की मासूमियत भरी बातें सुन विनोद भावुक हो उसे अपने सीने से लगा लेता है। अंजलि उसे लिपट कर कहती है, हनी आज बहुत बेचैनी हो रही है, घर जाकर हमें खुद में समेट लीजिएगा, आपकी बाहों में आकर हम खुद को ताई जी की सारी बातें। विनोद उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, अंजू, जो बीत गया उसे याद नहीं करते बच्चा, हमेशा अच्छी यादों को सहेजें, बुरे वक्त बुरी बातें सपने भी नहीं में भी नहीं आनी चाहिए तुम्हारे। विनोद उसके माथे को चूम नशीली आवाज़ में कहता है, अपनी तपन, अपने मदहोश इश्क, अपने भीगे लबों, अपने गर्म हाथों की कसावट से आज तुम्हारे भीतर तक शीतलता जरूर भर दूंगा अंजू, लेकिन उन पलों में सिर्फ मैं और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं, अंडरस्टैंड। विनोद के नशीले अंदाज से अंजलि के शरीर में बिजली सी कौंध उठी। वो उसके हाथों को कसकर थाम लेती है। विनोद उसके माथे को चूमकर गालों को फिर एक बार सरसरी नज़रों से देखकर कहता है, घर जाकर इसका भी इलाज करूँगा, घर चलते हैं अंजू। मॉम डैड के पहुँचने से पहले नहीं पहुँचे तो वो परेशान हो जाएंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करके रवाना होता कि राशि की गाड़ी उनके करीब से निकलती है। राज का ध्यान शीतल से बात करते हुए ड्राइविंग पर थी, लेकिन शीतल की नज़र जैसे ही विनोद की गाड़ी पर पड़ी वो राज का हाथ पकड़कर कहती है, राज रुकिए, ब्रिज पर विनोद जी की गाड़ी खड़ी है। राज शीतल को देखकर कहता है, दिमाग खराब है या अंधेरे में चार आंखें लगा ली? विनोद, अंजू
कब के घर पहुंच गए होंगे। शीतल गुस्से में घूर कर कहती है, हो गया भाषण तो गाड़ी साइड में लगाकर एक बार विनोद जी को फ़ोन करिए। हमने सच में उनकी गाड़ी देखी। राज इतनी रात में सुनसान ब्रिज पर यूं अकेले, कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम। राज शीतल को चिंतित देख जैसे गाड़ी साइड में रोक विनोद का नंबर लगाता है। विनोद गाड़ी स्टार्ट कर फ़ोन उठाता उससे पहले ही अंजलि राज का नंबर देख फ़ोन उठाकर कहती है, जी भाई क्या हुआ इतनी रात को फ़ोन। राज गहरी आवाज़ में कहता है, यही पूछने के लिए फ़ोन किया है तुम दोनों मार्टिन ब्रिज पर इतनी रात क्या कर रहे हो। सब ठीक है अंजू। अंजलि विनोद को देख अपनी आई विंग करते हुए कहती है, भाई क्या कह रहे हैं आप, मतलब। अरे अपने पति के साथ सुनसान अंधेरे में लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं। आप भी ना हर वक्त थानेदारी दिखाते हैं, कर दिया हमारे रोमांस का कचरा। भाभी ने भी नाम दिया है सरू। राज का फ़ोन स्पीकर पर था और उसकी बात सुन शीतल को घूरते हुए कहता है, जल्दी गई कि कभी सीधा जवाब नहीं देती। सच बोल अंजू, सब ठीक है। अंजलि विनोद राज को फिर उल्टा जवाब देती उससे पहले ही विनोद उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहता है, राज एक इम्पॉर्टेंट कॉल था इसलिए बात करना ज़रूरी था, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। बस 2 मिनट में आपके घर पहुंच गया। विनोद स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर राज की साइड आता है और जैसे ही फ्रंट मिरर नीचे करता अंजलि जल्दी से बाहर की तरफ मुँह निकाल राज शीतल को देख नौटंकी करके कहती है, भाई अभी ड्यूटी पर नहीं हैं आप, क्यों शादीशुदा जोड़ों की जासूसी करते हैं। अरे अपनी सोना पर ध्यान दीजिए, घर जल्दी पहुँच कर कश्मीर की यादें रिकॉल करिए। जासूसी करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। अंजलि की नौटंकी देख विनोद शीतल राज तीनों मुस्कुरा उठे। राज विनोद को देखकर कहता है, विनोद यार ये कब सुधरेगी। विनोद अंजलि को साइड हक करके कहता है, राज मैं तो चाहूँगा मुझे अंजू का बचपना और शरारत ज़िंदगी भर देखने को मिले। आपकी बहन मुझे शुरू से इसी रूप में पसंद है। ये जरा भी सुस्त होती है तो विनोद की जान निकल जाती है और हल्के से मुस्कुराकर, सॉरी आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ, गुड नाइट भाभी। राज निकलते हैं। राज गाड़ी स्टार्ट करके कहता है, ओए नौटंकी तू मिल मुझे फुर्सत से, फिर बात करूँगा तुझसे, गुड नाइट विनोद। इतना कहकर यू टर्न लेकर अपने घर की ओर मुड़ गया। राज शीतल को देखकर कहता है, जवाब सुन लिया, मिल गई शांति। मुझे तो पहले ही पता था क्या जवाब मिलेगा, लेकिन तुम्हें ही फिक्र हो रही थी। राज अपनी दोनों बाहों टेढ़ी करके कहता है, पढ़ी लिखी हो या आटा देकर डिग्रियां हासिल की है, स्टूपिड लड़की, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो सोना। इतनी रात गए यदि कोई प्रॉब्लम होती तो वो देव या मुझे कॉल ज़रूर करती, खुद से कुछ होता नहीं। उनके रोमांटिक पलों की 12 बजा दी। वैसे ही बताओ उजाले में तुम्हें मेरे भीतर तक कुछ नहीं दिखता। और आज अंधेरे में गाड़ी दिख गई। राज की बातों से शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उसके सीने पर मारते हुए कहती है, आप अजमेर आते ही फिर शुरू हो गए। राज अपनी आई विंग कर नशीली आवाज़ में कहता है, मैं रुका ही कब था सोना। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल, दूसरे हाथ को शीतल की टमी पर रख हौले हौले घुमाने लगा। राज की बातों या उसके सर्द स्पर्श से के अंदाज महसूस कर शीतल की सांसें तेज हो उठी। वो धीमे स्वर में कहती है, राज प्लीज़ गाड़ी पर ध्यान लगाइए, हमें थकान हो रही है। शीतल के मुंह से थकान शब्द सुनते ही राज के हाथ उसकी टमी पर थम गए। वो हल्के से उसका पेट दबाकर कहता है, बस ब्यूटीफुल 10 मिनट। इतना कोड गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन हाथ उसका अभी भी अपनी सोना की टमी पर था। शीतल राज को एक नज़र देख धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख आंखें बंद कर सीट से सिर टिका लेती है। इधर जैसे ही विनोद की गाड़ी बिंद्रावन एंटर करती है, उसकी आंखें अपने डैड की गाड़ी देख बंद हो गई। वो मन में बुदबुदाते हुए कहता है, जिसका डर था वही हुआ। विनोद शर्मा, आज मॉम डैड की अदालत में जमकर खातिरदारी होनी है। चल बेटा, सूली पर लटकने का टाइम आ गया। पहले बीबी से वाट लगाई, अब मॉम डैड की बारी। शादी होते ही लड़के दो पार्ट में पिस जाते हैं। वो गाड़ी पार्क कर गहरी सांस छोड़ता है और अंजलि का हाथ थामे जैसे ही अंदर एंटर करता है। सोफे पर भाव सोने से बैठे रूही विजयकांत को देख विनोद के कदम स्वतः ही उनकी ओर बढ़ गए, जबकि रूही का गुस्से से तमतमाता चेहरा देख अंजलि की सांसें अटकने लगी। वो अपने कदम
पीछे लेती कि रूही की दहाड़ती आवाज़ सुन अंजू के पैर डगमगा गए। रूही थोड़ा ऊंचे स्वर में कहती हैं, बीनू की बहू अपने कमरे में जाओ, हमें अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। विजयकांत रूही का हाथ पकड़कर कहती हैं, रूही शांत रहो, रात के 12 बज रहे हैं, बच्चों को आराम करने दो, सुबह बात। रूही उनकी ओर गहरी नज़रों से देख कड़क आवाज़ में कहती हैं, विजय मेहरबानी करके आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपको कई बार समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, और नतीजा आज खुद अपनी आंखों से देख लिया। बिना सिर पैर की बात मेरे घर में क्लेश का कारण बन गई। आपकी बहू के दिमाग में दीदी की बातों ने अपना असर। अंजलि बार बार रूही के मुंह से बहू सुन विनोद का हाथ छोड़ रूही के पास दौड़कर उनके गले लगकर कहती हैं, मॉम हम आपकी बेटी। रूही भावुक स्वर में कहती हैं, बेटी होती ना अंजू तो कभी अपने मॉम डैड को इस घर को छोड़कर जाने का विचार दिमाग में नहीं आता तुम्हारे। वो उसे अपने से अलग करके कहती है, बेटा जरा भी भरोसा नहीं किया अपनी मॉम। एकदम से उनकी नज़र अंजू के गाल पर पड़ती है। उसके गोरे गालों पर अंगुलियों की छाप देख उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। वो अंजलि का हाथ पकड़ विनोद के सामने खड़ा कर अपने गुस्से भरी निगाहों से विनोद को देख गहरी आवाज़ में कहती हैं, अंजू के गाल पर अंगुलियों के निशान कैसे पड़े बीनू? विनोद कुछ बोलता उससे पहले ही अंजलि रूही का हाथ पकड़कर कहती है, मॉम हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, गलती हमसे हुई है, बीनू को सज़ा। रूही गुस्से से कहती हैं, मैं तुमसे नहीं बीनू से बात कर रही हूँ बहू। रूही की मुँह से फिर बहू सुन अंजलि की आंखें बह चली। उसे यूँ बिचली देख विनोद बेचैन होकर कहता है, मॉम प्लीज़ अंजू से नाराज़ मत होइए, देखिए उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, गलती मैंने की है मॉम। वो गुस्से में हो गया। अंजलि रूही से लिपट भावुक स्वर में कहती है, मॉम ये आप क्या? गलती बीनू की नहीं हमारी है। आज इनके एक थप्पड़ ने हमें जीवन का वो पाठ पढ़ाया है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने गलत बात कही थी मॉम, जिसकी सज़ा हमें मिली। विनोद टेबल से पानी का गिलास उठा अंजू के मुंह से लगाते हुए कहता है, अंजू रोना बंद करो, पानी पियो। इतना बोल उसे पानी पिलाकर हटता है कि अंजलि विनोद का हाथ पकड़ उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाकर, हनी हमारे लिए शर्मिंदा कर दिया तुमने बेटा। अगर भूल से भी ये बात मित्तल मेंशन पहुंच गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? रूही बेचैनी से सोफे पर बैठ अपने हाथों से माथों को रब कर बेचैन नज़रों से अंजलि को देख, विजय देखिए इसकी करतूत। आज गुस्से में इसने अंजू पर हाथ उठाया, कल ये कुछ बड़ा। मेरे हंसते खेलते बच्चों को किसकी नज़र लग गई? रूही को इतना व्याकुल देख विनोद वहीं ज़मीन पर बैठ अपनी मॉम के पैर पकड़ उनसे लिपट कर नम स्वर में कहता है, मॉम गराज के बाद फिर कभी ये गलती आपके बीनी सो ही तो कसम है आपकी। उसी दिन खुद को शांत कर। विजयकांत गंभीर आवाज़ में कहते हैं, बिनू कंट्रोल योर सेल्फ। रूही शांत रहो, बच्चे हैं, गलती हो गई दोनों से। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने भविष्य पर उंगली उठाएं। माना बीनू ने अंजू पर हाथ उठाकर गलती की, लेकिन मुझे अपने बेटे पर यकीन है ही नहीं अंजा विश्वास है कि बात शायद गहरी होगी, तभी बीनू गलती कर बैठा। अंजू बेटे यहाँ आओ। अंजलि भागकर विजयकांत के गले लगकर कहती है, डैड मॉम को बोलिए गुस्सा नहीं करें, बीनू ने कुछ नहीं किया, वो हमारे मुँह से गलत निकला। डैड हम आपकी बहू नहीं बेटी हैं। दोस्तों पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पार्ट और लंबा देना चाहते थे, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए हम अब यही कहानी को विराम करते हैं। और आप लोगों को फिर से हैप्पी होली। और आप भी हमें कमेंट करके होली की ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए, जिससे हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।